Hello, dear student and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए प्रथम वर्ष सब्सिडी के विद्यार्थी हेतु जो चालुक्य वंश से संबंधित चर्चाएं कर रहे थे, उसी में कल्याणी के चालुक्य के शासकों के क्रम में तैलभ द्वितीय से आगे के शासकों के विषय में अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं कि जो तैलभ द्वितीय है, उसके मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र सत्याश्रय शासक बना। यह एक महत्वाकांक्षी शासक था और महत्वाकांक्षा के अनुरूप ही उसने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। सर्वप्रथम वह उत्तरी कोंकण के शिलाहार वंशी शासक अपराजित को पराजित किया और उसके राज्य पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। फिर गुर्जर नरेश जो चामुंड राज था, उसको पराजित करके अपने अधीन कर लिया। अपने सैन्य अभियान के क्रम में वह मालवा के परमार शासक सिंधुराज पर आक्रमण किया, लेकिन वह इसमें असफल हो गया और पराजित हो गया। जो सत्याश्रय का प्रमुख शत्रु था, चोल नरेश राजराज प्रथम था, और चूँकि बेंगी के चालुक्यों पे यह भी सत्याश्रय भी अपना आधिपत्य चाहता था और चोल शासकों की प्रभाविता बेंगी के चालुक्यों पे थी। इसी के कारण इन लोगों में आपसी संघर्ष होता रहा और इसमें हम देखते हैं कि सत्याश्रय को बहुत अधिक सफलता नहीं मिली और वह बार बार पराजित होता रहा। राजराज प्रथम जो था चोल नरेश, सत्याश्रय 1008 ईस्वी तक राज्य किया था। उसके मृत्यु के पश्चात उसके कोई वंशज नहीं थे, इसके कोई पुत्र नहीं थे। फलतः इसका भतीजा विक्रमादित्य पंचम शासक बना। विक्रमादित्य पंचम 10 वर्मा का बड़ा पुत्र था और यह 1015 ईस्वी तक शासन किया। विक्रमादित्य पंचम के विषय में कोई अभिलेखी साक्ष्य जो है वह बहुत कुछ उसके उपलब्धियों का वर्णन नहीं करता है, लेकिन कैथोम के जो एक लेख से उसे यशस्वी दानवीर शासक बताया गया है। फिर हम देखते हैं कि चोलों से इसका संघर्ष जारी रहा और मालवा के परमार शासकों के उत्तराधिकार के प्रश्न पर भी इसने हस्तक्षेप किया था, लेकिन कोई विशेष उपलब्धि इसके विषय में नहीं गिनाई जा सकती। फिर विक्रमादित्य पंचम का भाई जय सिंह द्वितीय शासक बना और यह 20 वर्षों तक शासन किया, संभवतः 1043 ईस्वी तक, और इसकी युद्ध से अधिक साहित्य और ललित कला के क्षेत्रों में अभिरुचि थी। फलतः इसी क्षेत्र में इस क्षेत्र को उसने समृद्ध किया और इसने जगदेव मल की उपाधि ग्रहण की थी। हम जब जय सिंह द्वितीय के विषय में चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके समय में भी चोल और चालुक्य जो बेगी के चालुक्य है उनसे संघर्ष जारी रहा, लेकिन कुछ विशेष उपलब्धि इसे भी हासिल नहीं हुई। जय सिंह द्वितीय के मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र सोमेश्वर प्रथम शासक बना और यह एक महान यशस्वी शासक हुआ। इसने अपनी राजधानी मानखे से कल्याणी परिवर्तित कर ली और इसके नांदेड़ अभिलेख से पता चलता है कि इसने मगध, कलिंग, अंग के शत्रु राजाओं की हत्या कर दी। कोकण पर आक्रमण करके उस क्षेत्र के राजाओं को अपने पैरों पर लौटने के लिए मजबूर किया। मालवा के राजा हाथ जोड़ के इसकी प्रार्थना याचना करते थे। चोल शासक को इसने पराजित किया। बेंगी और कलिंग के राजाओं को यह अपनी ओर मिला लिया था। इसी जो नांदेड़ के अभिलेख में ही इसके एक सेनापति नागवर्ण की चर्चा मिलती है और उसकी एक अतिरंजित बहुत सारी उपाधियां मिलती हैं। विंध्याधिपतिमल, वर्षा दर्पोत्पाटन, मारसिंह मर्दन, सिर छेदन, चक्रकूट, कालकूट आदि। इससे इस अभिलेख में बहुत सारे अतिरंजित वर्णन के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि यह बहुत ही महान शासक था और बहुत सारे सैन्य अभियान किए। जो कुछ भी हो, कुछ सच्चाई तो निश्चित रूप से इसमें निहित रही होगी, क्योंकि चोल राजाओं से कई बार ये युद्ध किया और उनको
प्रारंभिक सफलता तो इसमें मिली, लेकिन कभी भी मूल रूप से यह चोलों को पराजित नहीं कर पाया। बेगी के चालुक्यों से युद्ध किया और उनको प्रारंभिक समय में तो इसको सफलता मिली, और बेगी के जो साम्राज्य पे कुछ समय तक यह आधिपत्य स्थापित करने में सफल रहा, लेकिन पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सका। परमारो जो आगे के अभिलेखित साक्ष्य मिलते हैं उससे पता चलता है परमारो की राजधानी धारा पर इसने आधिपत्य स्थापित किया था। उसी तरह अपने उत्तरी अभियान में इसने गुजराती के चालुक्य शासकों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था। त्रिपुरी के कलचुरी शासक जो कर्ण है वह इसका सहयोगी बन गया था, क्योंकि उसको भी इसने पराजित करके अपने अधीन ले लिया था। इस तरह यह 25 वर्षों तक शासन किया और बहुत बार बहुत सारे क्षेत्रों में सफल अभियान ले गया, लेकिन चोलों से हमेशा पराजित होते रहा और बेगी के चालुक्यों पर पूर्ण रूप से आधिपत्य स्थापित करने का स्वप्न से इसका पूरा नहीं हुआ। बिल्हण के विक्रमांक चरित्र में यह पता चलता है कि यह तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर लिया था। संभवतः कुछ विद्वान इसे मानते हैं कि यह पराजय चोलों से पराजित होने के कारण लज्जावश डूब के मर गया, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यह स्वाभाविक रूप से अपनी समाधि ले लिया था, जल समाधि। इसके पश्चात इसका पुत्र सोमेश्वर द्वितीय शासक बना। जब सोमेश्वर द्वितीय शासक बना तो यह 1068 ईस्वी से 1076 ईस्वी तक शासन किया, लेकिन इसे उत्तराधिकार युद्ध से जूझना पड़ा, क्योंकि इसी का भाई विक्रमादित्य षष्ठ जो कि दोनों सोमेश्वर प्रथम के पुत्र थे, और विक्रमादित्य षष्ठ जो गंगवाड़ी और बनवासी क्षेत्र का सामंत था, लेकिन इसे स्वयं राजा बनने की आकांक्षा थी। फलतः इसने वीर राजेंद्र से संधि कर ली थी जो चोल शासक था, और उसकी वीर राजेंद्र ने अपनी कन्या का विवाह इसे कर दिया, और दक्षिण का क्षेत्र जो कल्याणी के चालुक्यों के दक्षिण क्षेत्र था उस पर इसका आधिपत्य दबाव डाल के वीर राजेंद्र ने सोमेश्वर द्वितीय पर दबाव डाल के दिलवा दिया था। फिर भी इसकी महत्वाकांक्षा पूर्ण नहीं हुई और यह सोमेश्वर द्वितीय से युद्ध किया। हालांकि सोमेश्वर द्वितीय ने एक संघ बना के युद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन पराजित हुआ और फलतः विक्रमादित्य षष्ठ शासक बना। विक्रमादित्य षष्ठ 1076 ईस्वी से 1126 ईस्वी तक शासन किया, और विक्रमादित्य षष्ठ जो 1076 ईस्वी में एक नए संवत का परिवर्तन किया, जिसे चालुक्य विक्रम संवत कहा जाता है, जो 1076 ईस्वी में परिवर्तन में आया। विक्रमादित्य षष्ठ महान शासक हुआ, और यह इसके समय चोलों से जो संघर्ष था कुछ समय के लिए कम हो गया, क्योंकि अधिराजेंद्र इसका साला था और यह उसका पक्ष लिया, और उसे कुलोत्तुंग से इसका चोल शासक, अब कुलोत्तुंग और अधिराजेंद्र उत्तराधिकारी के युद्ध लड़ रहे थे, तो इसने अधिराजेंद्र का सहयोग दिया, उसे सत्ता पर स्थापित करवाया, लेकिन कुलोत्तुंग ने उसे पराजित करके अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। हम देखते हैं कि विक्रमादित्य षष्ठ के युद्धों का वर्णन जो है हमें विक्रमांक देव चरित्र से मिलता है, और विक्रमांक देव चरित्र में उसके युद्धों का जो वर्णन है अतिरंजित वर्णन मिलता है, और उसमें हमें यह चर्चा मिलता है कि इसने कश्मीर, नेपाल, सिंध, गुर्जर, आभीर, तुरुस्क, मरु, विदर्भ आदि को जीत लिया था। फिर मलय पर्वत, चोल, परमार, गौड़, कामरूप, केरल, कांची, बेगी, चक्रकूट आदि का भी विजेता इसे बताया गया है। हालांकि यह वर्णन अतिरंजित है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, फिर भी कुछ इसमें सच्चाई हो सकती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब वह 1083 ईस्वी में जब यह शासक बनता है तो इसका एक भाई, छोटा भाई जय सिंह इसके शासन के विरुद्ध विद्रोह करता है, क्योंकि जय सिंह को हालांकि इसने बनवासी क्षेत्र का उपराजा बना दिया था, फिर भी वह उसकी महत्वाकांक्षा थी शासक बनने की। फलतः उत्तराधिकार का युद्ध हुआ और जय सिंह पराजित हुआ। फिर जो होयसल नरेश विष्णुवर्धन है उसने भी इसके लिए संकट खड़ा करने का प्रयास किया था, लेकिन इसने विष्णुवर्धन को भी पराजित कर दिया। उसके बाद से हम देखते हैं कि बहुत सारे, जैसे जो पांड्य नरेश कामदेव था, विक्रमादित्य का संबंध था, उसी तरह करहाटक के शिलाहार, नासिक के यादव, अनुम कुंड के काकतीय शासक इसकी अधीनता स्वीकार करते थे। इससे पता चलता है कि यह एक महत्वपूर्ण शासक था और इसके अंदर सैन्य कुशलता थी, और ये अपने शक्ति और पराक्रम से अपने साम्राज्य जो चालुक्य वंश का, कल्याणी के चालुक्य वंश के साम्राज्य को विस्तृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह सेनापति होने के साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे विद्वतों वाले गुण भी थे, और यह साहित्य और संस्कृति का संरक्षक भी था। इसके समय में राजकवि बिल्हण
निवास करता था, उस जिसने विक्रमांकदेव की रचना की, और विज्ञानेश्वर इसका मंत्री था जिसने मिताक्षरा की रचना की थी। और इसने स्वयं पुर नामक नगर का निर्माण कराया, वहाँ भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, फिर झील बनवाया, फिर इसी तरह बहुत सारे निर्माण कार्य किए। और इसके समय में इसका जो चालुक्य वंश समृद्धि, शांति और समृद्धि दोनों से परिपूर्ण रहा। फिर हम देखते हैं कि इस तरह यह 50 वर्षों तक शासन किया, और 1126 ईस्वी में इसकी मृत्यु के पश्चात इसका जो पुत्र था सोमेश्वर तृतीय शासक बना। सोमेश्वर तृतीय स्वयं एक विद्वान शासक था, और इसे युद्ध इत्यादि में ज़्यादा अभिरुचि नहीं थी। इसने एक जो शिल्प शास्त्र प्रमुख ग्रंथ मानसोल्लास की रचना की थी सोमेश्वर तृतीय ने। यह 1126 से 1138 ईस्वी तक शासन किया। यह भी कुछ युद्धों को किया, लेकिन बहुत सारे साम्राज्य विस्तार के कार्य में इसकी अभिरुचि नहीं थी। हालांकि इसने भूलोकमल, त्रिभुवनमल इत्यादि उपाधि धारण किया था। लेकिन इसके समय में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो होयसल या बनवासी क्षेत्र के शासक हैं, या हंगल, नोलामवाड़ी इत्यादि क्षेत्र के जो सामंत थे स्वतंत्र होने लगे थे। इसके दो पुत्र हुए, जगदेवमल द्वितीय जो 1138 से 1151 ईस्वी तक शासन किया, फिर तैल तृतीय जो 1151 ईस्वी से 1156 ईस्वी तक शासन किया, और तैल तृतीय का ही जो एक पुत्र था सोमेश्वर चतुर्थ 1181 से 1179 ईस्वी तक शासन किया। और यह सोमेश्वर चतुर्थ अंतिम इस वंश का अंतिम शासक था। सोमेश्वर चतुर्थ के विषय में कुछ वर्णन हमें देखने को मिलता है कि इसको चालुक्याभरण, श्रीमद त्रैलोक्यमल, भुजबल वीर इत्यादि उपाधि दिया गया है। और इसको एक कलचुर्यकुल निर्मूल यानी कलचुरियों का दमन करने वाला भी बताया गया है। इस तरह यह भी एक महान शासक था। लेकिन हम देखते हैं कि इसके समय में बहुत सारे सामंतों ने अधीनता जो स्वाधीन थे वह स्वतंत्र होने लगे। जैसे देवगिरी के यादव, द्वार समुद्र के होयसल अपने आप को स्वतंत्र कर दिए। इस तरह ये जो चालुक्य वंश, कल्याणी के चालुक्य वंश से संबंधित जो चर्चा थी यह पूर्ण होती है। और फिर अगले कक्षा में हम लोग बेंगी के चालुक्य संबंधित चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।